चल ना यार नैना जल्दी चल, तुझे पता है ना मुझे घर पहुंचने में जितनी देर होगी उतने ही ज्यादा ताने मुझे मेरी चाची ताड़का सुनाएगी और फिर सपने में भी मुझे मेरी चाची ताड़का ही दिखाई देगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी चाची ताड़का मेरे सपने में आए, मैं तो चाहती हूँ मेरे सपने में वरुण धवन आए और मुझे अपने साथ ही ले जाए। ऐसा कहते हुए एक लड़की जिसका नाम जानवी है, जिसकी सूरत ऐसी कि जो देखे वो दीवाना हो जाए, भूरी भूरी आंखें, उन पर काली काली घनी पलकों का पहरा, पतली सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ, खरगोश जैसे छोटे छोटे दांत, होठों के ऊपर एक छोटा सा काला तिल और उन होठों पर सजी एक मुस्कान जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ावा दे रही थी। इस खूबसूरत सूरत के साथ साथ उतनी ही खूबसूरत सीरत, दिल कांच जैसा साफ, जिसमें ना किसी के लिए नाराजगी ना किसी के लिए शिकायत थी, जो दिल किसी का बुरा करना तो दूर बुरा सोच भी नहीं सकता था। पर कहते हैं ना भगवान कहीं ना कहीं कोई कमी भी छोड़ देता है। तो जानवी के पास भी एक ही कमी थी, वो था प्यार, जिसके लिए वो बचपन से तरसती आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसको सिर्फ नफरत मिली थी, वो भी उसके अपनों से। उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, माँ बाप के जाने के बाद उसे संभाला, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए, और मतलब था जानवी की प्रॉपर्टी जो उन्होंने धीरे धीरे उसके नाम से हटवाकर अपने नाम करवा ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जानवी ने उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की। उसे तो बस भगवान से ही शिकायत थी, उसे भी बाकी बच्चों की तरह उसके माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिला। माँ की गोद, बाप का सिर पर हाथ, उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी डांट उसके हिस्से में क्यों नहीं आई। जिन चाचा चाची में वो अपने माँ बाप को देखती थी, वो तो बस उसे अपने मतलब के लिए ही यूज कर रहे थे। चाची सारा दिन घर का काम करवाती, खाना बनवाती, और इसके बावजूद वह दो दो नौकरियां करती, और चाचा को तो प्रॉपर्टी के बाद से ही जानवी से कोई मतलब नहीं रहा था। इन सब के बावजूद भी जानवी ने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं करी। दूसरी लड़की को लगभग खींचते हुए लेकर जा रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था सिवाय नैना के। नैना उसी की हम उम्र, दिखने में सुंदर, तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी, जो हर वक्त जानवी का साथ निभाती, और वही साथ वह अब भी निभा रही थी। उसका हाथ पकड़कर सड़क के बीचों बीच उसका हाथ थोमे चली जा रही थी। इतने में ही जानवी को दूर एक गोलगप्पे वाला ठेला दिखाई दिया, तो वह नैना की तरफ मुंह बनाकर बोली, देख यार नैना, आज भी इस गोलगप्पे वाले ठेले ने अपना ठेला यही लगा रखा है, अब मैं क्या करूं। फिर अपना नीचे का होंठ बाहर निकाल देती है और बोलती है, मुझे इन गोलगप्पों पर तरस आ जाता है कि ये कब तक यूं ही सड़क पर इस ठेले में पड़े रहेंगे, क्यों ना मैं इन्हें अपने पेट में थोड़ी सी जगह दे दूं। फिर होठों को गोल घुमाकर पाउट बना देती है। नैना ये सब देखकर हंसती है और बोलती है, बस कर नौटंकी, और कितना नाटक करेगी, चल आजा, तुझे तेरे फेवरेट गोलगप्पे खिला देती हूँ और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। वो दोनों गोलगप्पे वाले ठेले की तरफ बढ़ जाती है। अभी वो ठेले की तरफ बढ़ी ही थी कि दो तीन लड़कों का ग्रुप उनको देखकर सीटी बजाने लगता है। ये सब देखकर जानवी मन में सोचती है, रुक जाओ चपड़गंजुआ, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और फिर वो गोलगप्पे वाले को एक तीखा गोलगप्पा बनाने को बोलती है, और वो गोलगप्पा हाथ में लेकर उन लड़कों के मुंह पर फेंक देती है। लेकिन जैसे आज तो यही गोलगप्पा उसकी किस्मत में कुंडली मार कर बैठा था, वो गोलगप्पा उन लड़कों की बजाय सड़क पर दौड़ रही गाड़ी के शीशे पर जा लगता है, और फिर इसी के साथ आवाज आती है गाड़ी के एकदम ब्रेक लगने की, और इसी के साथ नैना और जानवी एक दूसरे की तरफ देखकर रोनी सी सूरत बना लेती हैं। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक शख्स फुर्ती से बाहर आया, जिसे देख जानवी तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। गेहुआ रंग, हल्की बिरड, जेल से सेट बाल, किसी भी हीरो को टक्कर दे सकता था। वो जिम में पसीना बहाकर कसी हुई फिट बॉडी और ब्लैक कलर का बिजनेस सूट डाले वो जानवी के पास आया। जानवी तो जैसे उसकी देवांश आंखों में खो चुकी थी, उसने जानवी की आंखों के आगे चुटकी बजाई तो जैसे जानवी वापस होश में आई। जानवी ने उसे देखकर थूक गटक ली और मन ही मन गणपति बप्पा को पूरे 21 रुपए के लड्डुओं का लालच भी दे दिया। वो किसी तरह बस उसे इस सामने खड़े राक्षस से बचा ले तो वो उन्हें पूरे 21 रुपए के लड्डुओं का भोग लगाएगी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि जिससे बचने के लिए वो गणपति बप्पा को लालच दे रही है, उसे वो खुद ही उसकी जिंदगी में लेकर आएंगे। वो शख्स जानवी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, अभी की अभी इस गंदगी को साफ करो। तभी पीछे से उसी गाड़ी में से एक और शख्स बाहर आया, जो दिखने में बेहद स्मार्ट और हैंडसम था। आकर उस शख्स को बोला, छोड़ना यार देवांश, जाने दे, गलती से हो गया होगा। तभी वो शख्स जिसका नाम देवांश था उस लड़के को हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, तू चुप रह आदि, तू जानता है ना मुझे गंदगी और गंदगी फैलाने वाले लोगों से बहुत नफरत है। और जो गंदगी इस लड़की ने फैलाई है वो तो इसे साफ करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसकी ये गलती इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ये सब देखकर नैना बीच में बोली, देखिए ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया है, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ।
तभी आदि की नज़र नैना पर पड़ी तो वो भी उसे देखता रह गया। फिर वो दोबारा देवांश से बोला, चल छोड़ भी दे यार, अब जो हो गया सो हो गया, अब चल घर। लेकिन देवांश नैना को एक नज़र देखकर फिर जाह्नवी की तरफ मुंह करके उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम जैसे लोगों को बस यही आता है, कहीं भी अपना गंद फैलाने लगते हो, ना रहने का तरीका आता है, ना जीने का सलीका। तुम जैसे लोग सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह रहना जानते हो। इतना सुनते ही जाह्नवी ने गुस्से से देवांश को देखा और बोली, एक बार के लिए तो मैं ये सब साफ कर भी देती, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो अब मेरा मन कर रहा है कि काश उस शीशे की जगह तुम्हारा मुंह होता। इसलिए ये सब साफ तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, जो होता हो वो कर लो। इतना सुनते ही देवांश ने जाह्नवी का हाथ एकदम कसकर पकड़ लिया और उसे अपने हाथ से बुरी तरह दबाकर बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ इसे साफ करो। तो जाह्नवी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने भी एक बार कह दिया, नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, जो होता हो वो कर लो। तभी देवांश ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया और फिर सामने एक दुकान की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद ही वो उस दुकान में से बाहर आया। उसके हाथ में एक पेट्रोल का कैन था। वो उस कैन को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर एक गहरी नज़र जाह्नवी के ऊपर डालकर उसने वो पेट्रोल अपनी गाड़ी के ऊपर छिड़क दिया और फिर अपनी जेब में से एक लाइटर निकाला और फिर टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने वो लाइटर गाड़ी की तरफ उछाल दिया, जिसके साथ ही जोर का धमाका हुआ और देखते ही देखते वो गाड़ी पूरी आग से घिर गई, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर हो हल्ला भी मच गया। आसपास के लोग भागने लगे। ये सब देखकर जाह्नवी और नैना भी घबरा गई। देवांश एक बार फिर जाह्नवी के पास आया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, नफरत है मुझे गंदगी से और तुम जैसे लोगों से। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। तभी जाह्नवी हंसने लगी और बोली, दिखने में तो तुम काफी स्मार्ट हो, पर अकल 1 रुपए की भी नहीं है। तुम में बिल्कुल बैल बुद्धि हो। तुम एक गोलगप्पा क्या लगा कांच पर, तुमने पूरी गाड़ी को आग लगा दी, लेकिन जिसे तुम अभी गंदगी कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हो उसी के हाथ को बड़ी शिद्दत से छुआ था तुमने। तो क्या अभी अपने हाथ को भी? मेरा मतलब है, देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन जो तुमने अभी अभी किया उसे देखकर लग रहा है अब तुम इस हाथ का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करोगे। वो आगे बोली, लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर फिर भी तुम्हें एक सलाह देती हूँ, जिसने एक गाड़ी सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर जला दी वो अमीर तो बहुत होगा, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च करना, अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। कहीं ये ना हो एक दिन गाड़ी की जगह खुद को आग लगा लो। और अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मेरे सामने कभी मत आना, नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी। इतना बोलते ही उसने नैना का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गई। अब आदि देवांश के पास आया और उसे बोला, चल मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, अब घर चल, पहले ही बहुत कुछ कर चुका है तू, अब आज के लिए और कुछ रहने दे। और उसे खींचते हुए दूसरी गाड़ी में बिठा कर ले गया। आ गई आवारागर्दी करके, अब मैडम को आवारागर्दी से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो हम लोगों के लिए थोड़ा खाना भी बना दो, या सिर्फ इंतजार कर करके भूखे सो जाएं। घर आते ही जाह्नवी की चाची तो जैसे उस पर सवार हो गई। जाह्नवी उन्हें देखकर झूठी मुस्कान मुंह पर चिपकाए बोली, इंतजार के साथ थोड़ा काम भी कर लेती तो भूखे नहीं रहना पड़ता ना। खैर खाना तो मुझे ही बनाना है, तो फिर थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी फ्रेश होकर आई और फिर जल्दी जल्दी आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाती हूँ। इतना कहकर वह दौड़कर अपने रूम में चली गई। अपने रूम में आकर उसने दरवाजा बंद किया और फिर एकदम उसकी आंखों के आगे जो आज हुआ वह किसी फिल्म की सीन की तरह चलने लगा। उन लड़कों का जाह्नवी और नैना को देखकर सीटियां बजाना, फिर कार के शीशे पर गोलगप्पे का लगना और उसमें से देवांश का बाहर आना, फिर उसके साथ हुई बहस और आखिर में देवांश द्वारा उसकी गाड़ी को आग लगाने का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म के सीन की तरह चल रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे देवांश की रूपदार पर्सनैलिटी आ रही थी। बार बार ना चाहते हुए भी उसका ध्यान देवांश की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसके जहन में बार बार देवांश का उसके हाथ को पकड़ना और फिर उसको झटका देना याद आ रहा था। उसने थोड़ी देर सब कुछ सोचने के बाद अपने दिमाग को झटका और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद खाना बनाने और खाने के बाद वो अपने रूम में सोने आई, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। जब काफी देर उसको नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति बप्पा, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? आप तो जानते हैं ना मुझे सोना कितना जरूरी है। अगर मैं सोगी नहीं तो अच्छे सपने कैसे आएंगे? प्लीज मेरी नींद को एक मैसेज करके बोल दो कि मेरे पास जल्दी आ जाए। फिर वो ऐसा बोलकर कंबल उड़कर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उसको नींद भी आ गई। आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में। पूरी जगह गुलाबों से सजी हुई थी, हर जगह व्हाइट और रेड कलर के बलून बिखरे हुए थे।
सुगंधित मोमबत्तियां जली हुई थी और एक लड़का जानवी का हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठकर उसे रिंग पहना रहा था, लेकिन जानवी ने जब उस लड़के का चेहरा देखा तो उसे देवांश दिखाई दिया। जानवी एकदम से चौंक कर उठ गई, उसकी सांसें जोर से चलने लगी। उसने पास रखे टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक बार में सारा पानी पी लिया और फिर थूक गटकते हुए बोली, हे गणपति बप्पा, ये क्या दिखा रहे हो? आजकल सपने में भी उस राक्षस के दर्शन करवा रहे हो। पहले तो मुझे कितने अच्छे अच्छे सपने आते थे, लेकिन आजकल तो बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। अब तो लगता है सो भी नहीं पाऊंगी, मैं आज ही मंदिर होकर आऊंगी ताकि ऐसे भूत और राक्षस मेरे से दूर रहे। इतना बोलकर वो उठ गई और वॉशरूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद घर का सारा काम निपटाकर अपने घर के बाहर आई तो रास्ते में ही उसे नैना मिल गई। दोनों सहेलियां को एक दूसरे को देखकर कल वाली बात याद आ गई और दोनों ही हंस पड़ी। फिर दोनों अपनी जॉब के लिए निकल गई। जानवी एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसके बाद दोपहर से लेकर रात तक एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। नैना भी एक कंपनी में काम करती थी। दोनों जल्दी से ऑटो पकड़कर अपने काम के लिए निकल जाती है। रास्ते में जानवी नैना से बोलती हैं, शाम को जल्दी फ्री होके मंदिर चलेंगे। नैना उसको हाँ बोलती है। फिर दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच जाती है। शाम को दोनों अपने काम से जल्दी फ्री होकर मंदिर पहुंचती हैं, लेकिन नैना को रास्ते में थोड़ा काम होने की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जानवी उसका इंतजार कर रही होती है। वो मंदिर के बाहर सड़क पर उसका इंतजार कर ही रही होती है कि कुछ बच्चे आकर उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो उन बच्चों को खाने का सामान दिलाती है तो वो बच्चे खुश होकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक बच्चे के पैर में कांटा चुभ जाता है, जिससे वह सड़क पर ही रुक जाता है। इतने में ही दूसरी तरफ से आ रही एक कार उसके बिल्कुल पास आकर ब्रेक मारती है, जिससे वह लड़का बुरी तरह से घबराने लगता है। ये सब देखकर जानवी वहां आती है और उस कार वाले की खिड़की पर जाकर जोर से हाथ मारती है और उसे बाहर निकलने को बोलती है। तब उस चमचमाती मर्सिडीज कार में से देवांश बाहर निकलता है और जानवी को देखकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? तो जानवी उसको देखकर मुंह बनाकर बोली, अरे वाह, तुम लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दो और मैं तुम्हारी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम देख नहीं सकते यहाँ कितना लोगों का आना जाना है और अपनी इस गाड़ी को धीरे नहीं चला सकते? देवांश उसका हाथ जोर से पकड़कर आंखों में बेहद गुस्सा लिए बोला, क्यों, तुम्हारे बाप ने ये रोड तुम्हें खरीद कर दे रखा है, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी औकात होगी। तो अच्छा है, मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो। इतना सुनकर जानवी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर देवांश ने उसका हाथ इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब थी। वो उसे देखते हुए बोली, औकात की बात तो तुम मत ही करो, भले ही तुम्हारी औकात बहुत बड़ी होगी, पर तुम में इंसानियत एक पैसे की भी नहीं है। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे किसी से बात करने की तमीज तक नहीं है। वो आगे बोली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ घमंड भरा हुआ है। ना ही मेरे बाप ने मुझे ये रोड खरीद कर दे रखा, लेकिन ये रोड तुम्हारा भी नहीं है। यहाँ पर आने जाने वाले लोग कीड़े मकोड़े नहीं है जिन्हें तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दो, पर ये इंसान तो तुम्हें तब दिखाई देंगे ना, जब तुम अपनी आंखों के आगे से अपना घमंड और गुरूर से भरा चश्मा उतारोगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने माँ बाप को माँ बाप भी समझते होगे या उन्हें भी बस किसी कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते होगे। देवांश ये सब सुनकर गुस्से से भर गया, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। गुस्से से उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। वो उसके हाथ को उसकी कमर पर जोर से लगाकर बोला, तुम जैसे लोग और कीड़े मकोड़े होते ही पैरों तले रौंदने के लिए है, और वैसे भी इन भिखारियों का तो काम ही यही होता है। कभी किसी बड़ी गाड़ी वाले की गाड़ी के नीचे आए और उनसे पैसे वसूल सके, कुछ काम वाम तो कर नहीं सकते, ये बस यही पैतरे आजमा कर पैसे कमाते हैं। जानवी अभी भी उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पर देवांश की उंगलियों के निशान छप चुके थे। वो देवांश को धक्का देकर उससे अपना हाथ छुड़वा कर बोली, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। पता नहीं दिमाग में कितना कचरा भर रखा है। ये तो शुक्र है इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं, नहीं तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करती कि तुम कभी मुझे भूल नहीं पाते। देवांश थोड़ा मुस्कुराकर बोला, तुम जैसी लड़कियां याद के लिए नहीं होती हो, तुम जैसी लड़कियां तो बस रात के लिए होती हो। तुम्हें याद नहीं, तुम्हें तो यूज किया जाता है। लेकिन देवांश मल्होत्रा का टेस्ट इतना बेकार नहीं जो तुम्हारे नसीब में मेरे साथ बिताई हसीन रात हो। तो अपने ये पैतरे कहीं और जाकर आजमाना, और अब हटो मेरे रास्ते से। फिर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन जानवी उसको पीछे की ओर खींचती है और उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा मारती है। फिर उसको उंगली दिखाते बोलती है, आगे से किसी लड़की पर कीचड़ उछालने से पहले मेरा ये थप्पड़ याद कर लेना, ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। देवांश उसको घूर कर जाते हुए देखता रहता है और फिर अपनी कार पर जोर की एक लात मारता है और बोलता है,
हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझ पर देवांश मल्होत्रा पर हाथ उठाने की। अगर उसे उसकी औकात याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी देवांश मल्होत्रा नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। देवांश अपनी 10 मंजिला ऑफिस में टॉप फ्लोर पर बने अपने शानदार केबिन में बैठा हुआ था। जानवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। उसने सामने टेबल से अपना फोन उठाया और किसी को फोन मिलाया। फोन पर उसने मंदिर के बाहर लगे कैमरे की फुटेज लेकर उस लड़की का पता और पूरी जन्मकुंडली निकालने के लिए बोला। फिर फोन रखकर ईविल स्माइल के साथ बोला, क्या कहा था तुमने कि मुझ में इंसानियत नहीं है, तो अब देखो ये हैवान तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। देवांश मल्होत्रा दिल्ली का टॉप बिजनेसमैन है। पूरे एशिया में ही उसका बिजनेस नंबर 1 पर था। पूरे वर्ल्ड में उसके कई रेस्टोरेंट्स, कई रिजॉर्ट्स है। उसके परिवार में उसका अपना कोई नहीं था, सिर्फ एक आदि को छोड़कर। आदि उसका बचपन का दोस्त था, वह उसके परिवार को ही अपना परिवार मानता था। आदि उसके बिजनेस में उसका 30% पार्टनर भी था। देवांश के लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता था, लेकिन वो आदि के परिवार को बिल्कुल अपना परिवार मानता था। इसके अलावा वो किसी की परवाह नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, वो थी उसका बिजनेस। बिजनेस में उसके कई राइवल भी थे। कहते हैं जिसके पास पैसा होता है उसके दुश्मन भी अपने आप बन जाते हैं, तो ऐसे ही उसके कोई दुश्मन उसके पीछे थे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता था। उसके हिसाब से गरीबी एक कलंक थी जो इंसान को जीने नहीं देती, और वो ये बात मानता था कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। और अब वो इन्हीं पैसों के दम पर जानवी की जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला था। जानवी मंदिर से सीधा अपने घर आ गई। उसने मंदिर में नैना का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से अपने घर आ गई। घर आकर आज फिर उसे अपनी चाची के ताने सुनने को मिले। आज तो उसकी चाची ने हद ही कर दी। किचन में काम करते वक्त जानबूझकर गर्म दूध का पतीला उसके हाथ पर गिरा दिया। उसे पता था कि उसकी चाची जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ये सब करती है, लेकिन फिर भी वो उनसे किसी भी बात की शिकायत नहीं करती थी। वो सोचती थी कि एक दिन खुद ही उसके चाचा चाची उसको उसके माँ बाप जैसा प्यार जरूर देंगे। वे एक दिन उनको अपने प्यार से जरूर जीत लेगी। इसी उम्मीद में वो आज तक जीती आई थी, लेकिन ये उम्मीद पूरी होने वाली थी या टूटने वाली थी ये तो समय ही बता सकता था। अब तक वो इस बात से अनजान थी कि जिससे उसने पंगा लिया है वो कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि देवांश मल्होत्रा है, जो उसकी जिंदगी में आकर तहलका मचाने वाला था। देवांश अभी तक अपने काम में लगा हुआ था कि बार बार उसे जानवी का ख्याल आ रहा था। बार बार उसे उसका थप्पड़ मारना याद आ रहा था और गुस्से में उसकी मुठ्ठियां भींच जाती थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता था। वह बार बार यही सोच रहा था कि वो कैसे जानवी की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। वो ये सब अभी सोच रहा था कि उसके केबिन में आदि आया। उसने उसे इस तरह गुस्से में कुछ सोचते हुए देखा तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बोला, यार परेशान हो गया हूँ मैं तो। घर जाता हूँ तो माँ तेरे बारे में पूछ कर परेशान कर देती है, और तू है कि तुझे उनसे मिलने तक की फुर्सत नहीं। घर पर अंजलि तेरा इंतजार कर रही है कि बिग ब्रो कब आएंगे, लेकिन तू है कि तुझे अपने अलावा किसी बात का होश ही नहीं है। अब या तो तू उनको खुद फोन करके अपने न आने का कारण बता दे, और या फिर मेरे साथ घर चल, क्योंकि तेरे बिना तो आज मैं घर जाने से रहा। उसकी नौटंकी देखकर देवांश उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चला जा। आज बड़े दिन हो गए हैं, कुछ एंजॉय किए को। सबसे पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी क्लब के आगे रुकती है। दोनों क्लब के अंदर आते हैं। क्लब में दोनों ड्रिंक काउंटर पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं कि तभी एक लड़की उनके पास आती है और देवांश के करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराकर बहुत ही सिडक्टिव आवाज में बोलती है, क्या तुम ये जाम लेकर बैठे हो? आओ। दोनों एक दूसरे का नशा करते हैं और वो ये कहकर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है और उसके होठों को अपने होठों से हल्के से छू लेती है और उसके हाथों से गिलास लेकर एक साइड रखकर बोलती है, आओ आज दोनों एक दूसरे को पीते हैं। इतना कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। यूं तो देवांश की हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरती थी, लेकिन वो कभी किसी से जबरदस्ती कोई संबंध नहीं बनाता था। उसमें लड़की की भी मर्जी होती थी। देवांश किसी भी लड़की से प्यार या शादी के झूठे वादे नहीं करता था। वो उन्हें खुश करने के लिए खूब महंगे गिफ्ट और पैसे भी देता था। लड़कियां वैसे भी उसके अचाम पर मरती थी। वो था ही ऐसा कि कोई भी उसे पाने के लिए होश खो बैठे, पर कोई भी लड़की आज तक देवांश के दिल को नहीं छू पाई थी। अब भी वो लड़की उसे खींचकर कमरे में लेकर आए और उसे बेड पर धक्का दिया और फिर अपना टॉप उतारकर उसके करीब आने लगी, लेकिन देवांश को आज उसे उसका छूना पसंद नहीं आ रहा था। उसे एक घुटन सी महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से उस लड़की को साइड किया और अपनी जेब में से एक नोटों की गड्डी उसके तरफ फेंककर बोला, लो ऐश करो, आज मेरा मूड नहीं है। वो लड़की पैसे देखकर खुश होती बोली, ओके जब मूड हो तब बता देना, आई ऑलवेज वेटिंग फॉर यू।
इतना कहकर वो लड़की अपने कपड़े पहनकर निकल गई। उसके जाने के बाद देवांश ने अपनी जेब में से सिगरेट और लाइटर निकाला और फिर सिगरेट जलाकर कश भरने लगा। बार बार उसके जेहन में जानवी आ रही थी। वो चाहकर भी उसको भूल नहीं पा रहा था। अब चाहे नफरत थी या कुछ और, लेकिन फिर भी बार बार उसकी आंखों के आगे जानवी का चेहरा आ जाता था। वह मुंह से धुआं छोड़ते हैं, बोलना, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक नहीं बना दी तो मेरा नाम भी देवांश मल्होत्रा नहीं। इधर आदि ने जब उसको उस लड़की के साथ जाते देखा तो उसने सोचा कि अब तो वो उसके साथ घर जाने से रहा, इसलिए बिना उसका इंतजार किए उसने फ़ोन करके अपने लिए गाड़ी मंगवा ली और देवांश की गाड़ी की चाबी काउंटर पर छोड़कर उसके रूम में पहुंचाने के लिए बोल दिया और खुद अपने घर के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि कब देवांश की जिंदगी में ऐसा कोई आएगा जो उसे समझे और उसे इन सब बुरी आदतों से दूर करे जो देवांश आज प्यार के मायने नहीं समझता। कोई उसकी जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी को प्यार के रंगों से भर दे, उसके पत्थर बन चुके दिल को कोई अपनी हंसी से अपने प्यार से धड़कना सिखा दे। उसने भगवान से यही मांगा कि देवांश की जिंदगी में वो ऐसा कोई भेज दे जो उसे इस दिखावे के हैवान से एक हंसता मुस्कुराता इंसान बना दे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जानवी बारिश में एकदम मस्ती से नाच रही थी। कभी उसके बाल उसी से अटखेलियां करते तो कभी अभी उसके लबों पर आकर उसके लबों को चूमते। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थी। धीरे धीरे एक शख्स बारिश में ही उसके करीब आता है और उसे अपने छाते के नीचे कर लेता है और फिर उसके चेहरे के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और उसकी आंखों के ऊपर ठहरी बारिश की बूंदों को अपने होठों से पी लेता है। जानवी आंख खोलकर जब उस शख्स का चेहरा देखती है तो उसे देवांश दिखाई देता है और वो चौंक कर उठ जाती है। उसका पूरा माथा पसीने से भरा हुआ था। उसकी सांस फूल रही थी और हाथ पैर कांप रहे थे। उसने ऊपर की तरफ करके बोला, हे गणपति बप्पा, क्यों मुझे बार बार उस दुष्ट के सपने आ रहे हैं। वो कड़वे करेले से मैं जितना दूर जाना चाहती हूँ वो उतना ही मेरे दिमाग में घुसा जा रहा है। मेरी जिंदगी तो उसने हराम कर ही रखी है, अब सपनों में भी चैन नहीं लेने दे रहा। अब अगर वो मेरे सपने में आया तो मैंने आपसे पक्की वाली कट्टी कर लेनी है, ना ही मैंने आपको बुलाना है, ना ही आपसे बात करनी है। इतना बोलकर मुंह सिकोड़कर फिर से कंबल उड़कर सो जाती है। सुबह 6 बजे जानवी सो रही होती है, तभी वो एकदम चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। सुबह सुबह जानवी चिल्लाकर उठती है, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। है तो वो एकदम हड़बड़ाकर उठकर सामने देखती है कि उसकी चाची पानी की बाल्टी लेकर खड़ी है। उन्होंने ही उस पर पानी डाला था और अब उसकी चाची आंखों में जानवी के लिए नफरत लिए बोलती है, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तू हमारे पल्ले पड़ी है। सारा दिन आवारागर्दी करके हमारा मुंह काला करती है और फिर घर पर मालकिनों की तरह आराम फरमा रही है और मैं बूढ़ी इस उम्र में भी नौकरानियों की तरह काम कर रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो रोज सुबह तुझ मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। तू हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? कहीं जाकर मर जा, पर हमारी जिंदगी से निकल जा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझसे। एक तेरे माँ बाप जो तुझ मनहूस को हमारे पल्ले बांधकर खुद तो मर गए लेकिन हमारी जिंदगी भी हराम कर गए। अपने माँ बाप को तो तू पैदा होते ही खा गई, अब क्या हमारी जान लेकर मानेगी? सुबह सुबह अपनी चाची की कड़वी बातों को सुनकर जानवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए वो अपनी चाची से बोली, अरे चाची जी, क्यों गुस्सा करती हो? उठ गई ना अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप मुझे बताइए क्या काम करना है, आप बस जाकर बैठ जाइए। मैं अभी फटाफट से सारा काम निपटाकर आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। उसकी चाची उसे देखकर मुंह बनाकर बोलती है, अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रख। आज मैंने फैसला कर लिया है, या तो जो रिश्ता हमने तेरे लिए देखा है चुपचाप उससे शादी कर ले या फिर इस घर से निकल जा। आज तो फैसला होकर ही रहेगा, या तो तू मेरे दिखाए लड़के से शादी करेगी और या फिर इस घर से बाहर निकलेगी। अब हम और तेरे को इस घर पर नहीं रख सकते। शादी करके इस घर से चली जा और हमारा पीछा छोड़ दे। जानवी उनकी तरफ देखकर आंखों में नमी लिए बोली, मैं जानती हूँ कि आप मेरा रिश्ता क्यों करना चाहते हैं, लेकिन मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ जिसे आप किसी को देकर उसकी कीमत वसूल लेंगे। मैं एक इंसान हूँ, मुझ में भी वही दिल धड़कता है जो आप सबके अंदर धड़कता है, मुझ में भी वही खून दौड़ता है जो आप सबके अंदर दौड़ता है। तो फिर मुझसे ये भेदभाव क्यों आप मेरा मोल लगाकर मेरे वजूद को ही खत्म करना चाहती है? अरे पैसे ही चाहिए ना तो वैसे भी आप मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुके हैं, कम से कम अब मेरी जिंदगी का सौदा मत कीजिए। इतना सुनकर उसकी चाची उसके बाल खींचते हुए बोली, हमने तुझे अब तक इसीलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं किया कि तू मेरे आगे जुबान चलाएं। तू हमारे मुंह पर कालिख पोते, इससे पहले ही मैं तेरी शादी करा देना चाहती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगी, देखती हूँ कौन तुझे बचाएगा।
इतना कहकर वो उसके कमरे से चली गई। पीछे जानवी टेबल पर रखी उसकी माँ बाप की फोटो को हाथ में लेकर फोटो पर हाथ फेरते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए माँ पापा? आप होते तो ये सब नहीं होता। आपके बिना आपकी जानवी का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। मम्मी पापा, मुझे भी आप अपने साथ ही ले जाते। इतना कहकर वो वही घुटनों के बल बैठकर फूट फट कर रोने लगी। दूसरी तरफ उसकी चाची फोन पर किसी से बात करती हुई बोली, अरे मैंने तुमसे 2 लाख बोले थे, अगर तुम मुझे 2 लाख दोगे तो ही मैं जानवी का रिश्ता तुम्हारे साथ करूंगी, नहीं तो और बहुत मिल जाएंगे मुझे इससे भी ज्यादा पैसे देने वाले। अरे दिखने में इतनी सुंदर है, कम से कम उसकी सुंदरता का ही ध्यान रख लो, अब इतना तो बनता ही है। सामने से आवाज आई, चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन शादी मुझे 2 दिन के अंदर ही करनी है। इतना सुनते ही उनकी आंखें लालच से भर गई और उन्होंने ठीक है मैं कुछ करती हूँ बोलकर फोन काट दिया और सोचने लगी कि किस तरह जानवी को मजबूर किया जाए ताकि वो खुद की शादी के लिए हाँ कर दे। जानवी ने अपने आप को संभाला और वॉशरूम में नहाने चली गई। नहा धोकर उसने घर का सारा काम किया और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद खुद बिना कुछ खाए पिए ही घर से अपनी जॉब लिए निकल गई। रास्ते में ही उसे नैना भी मिल गई तो उसने नैना को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर नैना हैरान हो गई। उसने जानवी से पूछा कि अब वो क्या करेगी, तो जानवी ने बोला, मैं क्या ही कर सकती हूँ, वैसे भी मेरी किस्मत मेरे हाथ में तो है ही नहीं, अगर होती तो मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को खुद से दूर जाने नहीं देती, अब तो जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। नैना जानवी से पूछती है कि क्या तुझे अपने चाचा चाची की बातों से दुख नहीं पहुंचता, तो जानवी उसे जवाब देती है कि दुख तो बहुत होता है, पर उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है और अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। अगर वे मुझसे दूर हो गए तो मैं बिल्कुल अनाथ हो जाऊंगी। इतनी बात करके दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। इधर देवांश ने सब कुछ पता लगवा लिया था, अब तो बस वो ये सोच रहा था कि किस तरह जानवी को सबक सिखाए। इसके लिए उसने बहुत कुछ सोच भी रखा था, अब तो बस वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था। उसने एक फ़ोन मिलाया और कुछ बात की। उसके बाद फ़ोन काटकर बेड पर फेंकते हुए बोला, मिस जानवी अग्रवाल, अब तुम देखती जाओ, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी हराम ना कर दी तो मेरा नाम भी देवांश मल्होत्रा नहीं। मेरी रात वाली बात सुनकर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तुम दिन रात मेरे सामने रोओगी, गिड़गिड़ाओगी और मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। तुम पछताओगी कि तुम देवांश मल्होत्रा के सामने ही क्यों आई। तुम्हें खुद की जिंदगी पर रोना आएगा। तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लेना ही मेरा मकसद है। अरे खन्ना साहब, आने में इतनी देर कर दी। आंखों में बेहद लालच लिए जानवी की चाची दरवाजे पर खड़े एक अधेड़ उम्र के शख्स को देखकर बोली। उसकी नज़र तो बस उस शख्स के हाथों में पकड़े बैग पर थी। वह लार टपकाते हुए उन्हें अंदर लेकर आई और सोफे पर बिठाया। फिर चाय नाश्ता लाने के लिए किचन में गई। वो जल्दी से उनके लिए चाय बनाकर लाई और उनके आगे रख दी और खुद सोफे पर बैठे हुए बोली, अरे खन्ना साहब, वैसे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर क्या है ना, पैसों के मामले में तो मैं खुद पर विश्वास नहीं करती, इसलिए आपको पहले पैसे भिजवाने के लिए बोला, लेकिन अब तो आप खुद ही आ गए हैं। चलो बैठकर इन सब के बारे में बात भी हो जाएगी। तो बताइए क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो लड़की बस हमारे घर से निकल जाए। उसकी बात सुनकर खन्ना साहब, जो कि एक बिजनेसमैन था लेकिन उसके कई सारे गैरकानूनी धंधे भी चलते हैं, वो जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, अरे अरे मिसेज अग्रवाल, आपको तो पता ही है मुझे जानवी पहली नज़र में ही भाग गई थी। जब से उसे देखा है बस उसे चखने के लिए बेताब हूँ। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। आप कल ही मेरी उससे शादी करा दीजिए और उसके बाद आप चाहे तो मैं आपको कुछ पैसे और भी दे दूंगा, लेकिन मुझे शादी कल ही करनी है क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं बेताब हूँ उसे अपनी सेज पर सजाने के लिए। इतना सुनकर जानवी की चाची ने उन्हें हंसते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह 10 बजे जानवी आपके पास आ जाएगी। आप तो बस मंडप तैयार रखिए। और फिर दोनों जहरीली हंसी हंसते हैं। इतनी बात करके दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। इधर देवांश ने सब कुछ पता लगवा लिया था, अब तो बस वो ये सोच रहा था कि किस तरह जानवी को सबक सिखाए। इसके लिए उसने बहुत कुछ सोच भी रखा था, अब तो बस वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था। उसने एक फ़ोन मिलाया और कुछ बात की। उसके बाद फ़ोन काटकर बेड पर फेंकते हुए बोला, मिस जानवी अग्रवाल, अब तुम देखती जाओ, अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी हराम ना कर दी तो मेरा नाम भी देवांश मल्होत्रा नहीं। मेरी रात वाली बात सुनकर तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब तुम दिन रात मेरे सामने रोओगी, गिड़गिड़ाओगी और मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। तुम पछताओगी कि तुम देवांश मल्होत्रा के सामने ही क्यों आई। तुम्हें खुद की जिंदगी पर रोना आएगा। तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लेना ही मेरा मकसद है। अरे खन्ना साहब, आने में इतनी देर कर दी। आंखों में बेहद लालच लिए जानवी की चाची दरवाजे पर खड़े एक अधेड़ उम्र के शख्स को देखकर बोली।
उसकी नज़र तो बस उस शख्स के हाथों में पकड़े बैग पर थी। वह लार टपकाते हुए उन्हें अंदर लेकर आई और सोफे पर बिठाया। फिर चाय नाश्ता लाने के लिए किचन में गई। वो जल्दी से उनके लिए चाय बनाकर लाई और उनके आगे रख दी और खुद सोफे पर बैठे हुए बोली, अरे खन्ना साहब, वैसे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर क्या है ना, पैसों के मामले में तो मैं खुद पर विश्वास नहीं करती, इसलिए आपको पहले पैसे भिजवाने के लिए बोला, लेकिन अब तो आप खुद ही आ गए हैं। चलो बैठकर इन सब के बारे में बात भी हो जाएगी। तो बताइए क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो लड़की बस हमारे घर से निकल जाए। उसकी बात सुनकर खन्ना साहब, जो कि एक बिजनेसमैन था लेकिन उसके कई सारे गैरकानूनी धंधे भी चलते हैं, वो जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, अरे अरे मिसेज अग्रवाल, आपको तो पता ही है, मुझे जानवी पहली नज़र में ही भाग गई थी। जब से उसे देखा है बस उसे चखने के लिए बेताब हूँ। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। आप कल ही मेरी उससे शादी करा दीजिए और उसके बाद आप चाहे तो मैं आपको कुछ पैसे और भी दे दूंगा, लेकिन मुझे शादी कल ही करनी है क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं बेताब हूँ उसे अपनी सेज पर सजाने के लिए। इतना सुनकर जानवी की चाची ने उन्हें हंसते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह 10 बजे जानवी आपके पास आ जाएगी। आप तो बस मंडप तैयार रखिए। और फिर दोनों जहरीली हंसी हंसते हैं। तो ठीक है, मैं कल 10 बजे आपका और जानवी का अपने घर पर इंतजार करूंगा। इतना बोलकर वो एक कुटिल मुस्कान देकर जाने लगा, पर इतने में ही कुछ काले कपड़े पहने आदमी अग्रवाल हाउस में घुस आए और उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए। जानवी जब घर वापस आई तो उसने देखा कि घर पर कोई भी नहीं था, ना ही उसकी चाची ना ही उसके चाचा। उसने दोनों को फ़ोन मिलाया लेकिन दोनों में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने अपने चाचा जी की शॉप पर फ़ोन मिलाया। शॉप पर काम कर रहे लड़के ने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि मिस्टर अग्रवाल तो शाम के 6 बजे ही जरूरी काम का बोलकर चले गए थे। तब से वह भी उनको फ़ोन मिला रहा है लेकिन वह आगे से फ़ोन नहीं उठा रहे। इतना सुनकर ही जानवी को घबराहट होने लगी। चाहे उसके चाचा चाची उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, लेकिन जानवी अपने चाचा चाची में ही अपने माँ बाप को देखती थी। उसे उम्मीद थी कि वह भी एक दिन उसे अपनी बेटी के रूप में जरूर अपना लेंगे। लेकिन इस समय तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो दोनों ही घर पर ना हो और फ़ोन भी ना उठाएं। घबराहट से उसकी हालत बुरी होती जा रही थी। उसने अपनी चाची की सहेलियों को भी फ़ोन मिलाया, जिनके जहां उसकी चाची किटी पार्टी वगैरह में जाया करती थी, पर कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। उसने थोड़ी देर इंतजार करने की सोची। वो अपने घर इधर उधर टहल रही थी कि उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आया। सामने से जो बात उसने सुनी उसे सुनकर तो उसे एक जोर का झटका लगा। दूसरी तरफ फ़ोन पर देवांश था। देवांश उसे फ़ोन पर बोला, अगर अपने चाचा चाची को सही सलामत देखना चाहती हो तो होटल ब्लू लाइट्स में आधे घंटे के अंदर पहुंच जाओ, नहीं तो अपने परिवार की बर्बादी अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया या किसी से भी कुछ मदद लेने की सोची तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुनकर जानवी के होश उड़ गए। उसने आगे जवाब देने के लिए अभी मुंह खोला था कि सामने से फ़ोन कट गया। उसने बहुत बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कहाँ जाए। बार बार जिस नंबर से फ़ोन आया था उस फ़ोन मिलाने की कोशिश करती, लेकिन प्राइवेट नंबर होने की वजह से फ़ोन लग ही नहीं रहा था। घबराहट से उसका माथा पसीने से भर गया था, हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने नैना को भी फ़ोन मिलाया पर उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी 9 बजे थे। अब उसने सोच लिया था कि वह होटल ब्लू लाइट जाएगी और वहां जाकर अपने चाचा चाची को वापस लेकर आएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां उसकी किस्मत ही पलटने वाली थी। उसने जल्दी से अपना पर्स और फ़ोन उठाया और ऑटो लेकर होटल ब्लू लाइट्स की तरफ निकल गई। एक बंद मकान में 3 कुर्सियों पर जानवी के चाचा चाची और मिस्टर खन्ना को बांधकर रखा गया था। वो मकान देखने में ही एक खंडर जैसा था, जो बहुत डरावना लग रहा था। सामने कुछ मास्क लगाए और काले कपड़े पहने लोग उन पर नजर रखे हुए थे। वे कुछ गुंडे जैसे दिखाई दे रहे थे पर असल में वे देवांश के आदमी थे। उनके हाथों में हथियार थे। वहीं दूसरी तरफ होटल ब्लू लाइट के एक आलीशान कमरे में देवांश सोफे पर बैठा घड़ी की तरफ देख रहा था और तभी वो अपनी 3 उंगलियां उठाकर 1 2 3 का इशारा करते हुए 1 2 3 बोलता है। इतने में ही उसके रूम का दरवाजा खुलता है। सामने जानवी, जिसकी हालत इस समय बहुत खराब हो चुकी थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बुरा सदमा लगा हो। वो एकदम घबराई हुई सी थी। जब उसने सामने देवांश को देखा तो उसे देखकर उसके पास आकर उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए आंखों में बेहद गुस्सा लिए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे एक थप्पड़ का बदला तुम मुझसे इस तरह लोगे। मुझे लगता था कि शायद तुम थोड़े बिगड़े हुए हो, लेकिन तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। अरे घिन आती है मुझे तुमसे कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो।
तुम एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देवांश उसे देखकर चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए उसके हाथ से अपना शर्ट का कॉलर छुड़ाता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है, चिल बेबी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। और उसे अपने फोन पर एक वीडियो दिखाता है जिसे देखकर जाह्नवी के होश उड़ जाते हैं। वो लगभग बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी देवांश टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर उसके ऊपर पानी गिराता है, तब जाकर जाह्नवी होश में आती है। वो दोबारा उसे धक्का देते हुए बोलती है, कितने नीच इंसान हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आखिर क्यों कर रहे हो ये सब तुम? अगर तुम उस थप्पड़ की वजह से ये सब कर रहे हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चाहो तो मुझसे अपना बदला ले सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे चाचा चाची को छोड़ दो। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देवांश उसे देखकर जोर से हंसते हुए बोला, वो चाचा चाची जिनको तुम्हारी रत्ती भर कदर नहीं है, तुम उनके लिए दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आई। लगता है बहुत प्यार करती हो उनसे, लेकिन सॉरी, मुझमें प्यार और इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बदला तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन उनसे नहीं बल्कि तुमसे। तुम चाहो तो मैं उन्हें अभी छोड़ सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम चाहिए हो। मैं उन्हें अभी इसी वक्त आज़ादी दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम मेरी गुलाम बनकर पूरी जिंदगी के लिए चाहिए हो। उनकी आज़ादी की कीमत तुम्हारी गुलामी है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए, उनकी आज़ादी या उनकी बर्बादी। और हाँ, तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ से गई तो चाहे अपनी पूरी जिंदगी लगा लेना, लेकिन ये पता नहीं लगा पाओगी कि आखिर उनके साथ हुआ भी क्या। देवांश मल्होत्रा जो कहता है वही करता भी है, और उसने जो एक बार सोच लिया उसे पाकर रहता है। अगर नहीं विश्वास तो आजमा के देख सकती हो। इतना सुनकर जाह्नवी रोते हुए उससे बोली, प्लीज ऐसा मत करो, देखो मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कोई बेजुबान चीज नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी क्या गलती है? प्लीज मेरे चाचा चाची को छोड़ दो। मैं पहले ही अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ, अब मैं उनको नहीं खोना चाहती। तो देवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। जाह्नवी का रो रोकर बुरा हाल था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किसकी मदद ले। वो बार बार देवांश से उसके चाचा चाची को छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन जैसे देवांश तो एकदम पत्थर दिल था, उस पर जाह्नवी की लाख मिन्नत का भी कोई असर नहीं हुआ। जाह्नवी वहीं नीचे घुटनों के बल बैठी रो रही थी तो देवांश उसके पास आया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर दांत पीसते हुए बोला, तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था, लेकिन अब बिना मेरे हाथ उठाए भी मेरे थप्पड़ का दर्द तुम्हें पूरी जिंदगी होगा। आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे के बाद मुझे तुम टेरेस पर चाहिए हो। तुम्हारे लिए कपड़े और बाकी सारा सामान सामने ड्रेसिंग पर रखा है, पहनकर जल्दी तैयार हो जाओ। और मुझे मेरी बात ना मानने वालों से बहुत नफरत है, तो याद रहे यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और अपनी ये रोनी सी सूरत लेकर मत आना, मुझे वहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हंसती मुस्कुराती आना। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। जाह्नवी वहीं जमीन पर बैठी रोए जा रही थी, उसका हाल एकदम पागलों जैसा हो गया था। आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थी। उसे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था कि वह क्यों देवांश से टकराए और उसने क्यों उसे थप्पड़ मारा। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था और अपने चाचा चाची की फिक्र हो रही थी। वो भले ही उसे अपनी बेटी नहीं मानते थे, लेकिन अपने माँ बाप के खो जाने के बाद जाह्नवी उन्हें ही अपने माँ बाप मानती थी। वो इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि अगर उसके चाचा चाची नहीं होते तो इस मतलब की दुनिया में शायद ही वह जिंदा रह पाती। चाहे उन्होंने उसे प्यार नहीं दिया था, लेकिन कम से कम अपना नाम तो दिया था, उसे रहने के लिए जगह दी थी। दुनिया में अकेली लड़की का जो हाल होता है वो सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। अपनी सोचों में गुम जाह्नवी अचानक से उठी और ड्रेसिंग के सामने चली गई। उसने अपने आप को शीशे में देखा। उसे अपने आप से ही नफरत हो रही थी कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी किस्मत में आखिर क्या लिखा है, क्यों हर बार उसके साथ ही ऐसा होता है। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो एक नज़र सामने रखे कपड़ों और गहनों पर डालती है और फिर मन ही मन अपनी किस्मत से समझौता कर तैयार होने लगती है। करीबन आधे घंटे बाद उसके रूम का दरवाजा खुलता है। जाह्नवी तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने ही खड़ी थी। मैरून कलर के लहंगे में जाह्नवी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर जो रौनक हमेशा रहती थी वो उसके चेहरे से बिल्कुल गायब थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है, जहां से दो लड़कियां आती हैं। वो अंदर आकर उसे ग्रीट करती हैं और बोलती हैं, मैम हमें देवांश सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। तो जाह्नवी उन्हें डरी हुई नज़रों से देखती है। जाह्नवी उनसे पूछती है कि क्या इन दोनों को उनकी उसके चाचा चाची के बारे में पता है, तो वो लड़कियां उसे नामे जवाब देती हैं और उसे जल्दी चलने को बोलती हैं, क्योंकि अगर देरी हुई तो देवांश सर को पसंद नहीं आएगा और वो उन पर गुस्सा करेंगे। जाह्नवी आज अपने आप को बेहद कमजोर महसूस कर रही थी।
वो खुद को ही कोस रही थी कि वो देवांश के सामने आई क्यों। अगर वह देवांश को थप्पड़ नहीं मारती तो कभी उसके चाचा चाची के साथ ऐसा नहीं होता। जाह्नवी ने हार मान ली थी। अब उसने सोच लिया था कि अगर उसकी किस्मत में देवांश से शादी लिखी है तो यही सही। उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों के सामने उसके सपने आ रहे थे। बहुत से सपने देखे थे उसने अपने होने वाले पति के लिए। बहुत कुछ सोच रखा था जो हर लड़की सोचती है। हर लड़की की शादी से जुड़े कुछ सपने होते हैं, लेकिन यहाँ तो जाह्नवी से उसकी मर्जी तक नहीं पूछी गई। वो बेजान सी उन लड़कियों के साथ टेरेस के लिए रूम से निकल गई। टेरेस पर आकर उसने देखा, एक साइड एक मंडप सजा हुआ था। मंडप में पंडित जी बैठे थे। मंडप के आसपास कुछ बॉडीगार्ड भी खड़े थे। उसने इधर उधर देखा तो उसे देवांश कहीं नजर नहीं आया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो देवांश उसके सामने खड़ा था। ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने और चेहरे पर वही हमेशा वाला गुरूर लिए देवांश भी एकदम कहर लग रहा था। तभी देवांश ने उसका हाथ पकड़ा और कसकर दबाते हुए बोला, यहाँ पर कुछ भी तमाशा करने से पहले अपने चाचा चाची के बारे में जरूर सोच लेना। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। जाह्नवी ने आंखों में आंसू लिए आंखों ही आंखों में उससे एक खामोश मिन्नत करी कि वो उसे माफ कर दे, पर देवांश उसका चेहरा थाम कर बोला, जितने आंसू बहाने हैं बहा लेना, पर यहाँ नहीं। तुम चिंता मत करो, इन आंसुओं की कमी तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो जाह्नवी का हाथ पकड़ उसे मंडप की तरफ ले गया। जाह्नवी को लेकर देवांश मंडप में बैठा और पंडित जी को शादी की सारी रस्में पूरी करने को कहा। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। दूसरी तरफ आदि कब से देवांश को फोन मिलाए जा रहा था, पर न तो देवांश फोन उठा रहा था, न ही आदि को पता चल रहा था कि वो कहाँ है। उसे देवांश की चिंता हो रही थी। तभी उसके पास एक आदमी का फोन आया। फोन पर उस आदमी ने आदि को बताया कि देवांश सर होटल ब्लू लाइट्स में शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर आदि के होश ही उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवांश शादी करेगा। उसे तो शादी, प्यार, मोहब्बत इन सब के नाम से ही नफरत थी। ऐसी नफरत जिसमें वो हर रोज जलता था। उसने जल्दी से फोन काटा और गाड़ी लेकर होटल ब्लू लाइट्स की तरफ चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने गठबंधन के लिए किसी को बुलवाने के लिए कहा तो देवांश ने उन 2 लड़कियों जो जाह्नवी को उसके रूम से लेने गई थी उनमें से एक को वहां आने का इशारा किया। उनमें से एक लड़की आई और देवांश और जाह्नवी का गठबंधन कर दिया। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को बोला। देवांश ने जाह्नवी को हाथ पकड़कर खड़ा किया। पंडित जी ने मंत्र शुरू कर दिए। अब दोनों फेरे लेने वाले थे, पर जाह्नवी के तो पैर ही जम गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी ऐसे होगी। जब देवांश ने देखा कि जाह्नवी अपनी जगह से हिल नहीं रही है तो उसने उसका हाथ पकड़ा और फेरे लेने लगा। अब जहां जाह्नवी को तो कोई सुध बुद्धि नहीं थी उसके साथ क्या हो रहा है, वहीं देवांश मन ही मन जाह्नवी से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के वचन ले रहा था। फेरे पूरे होने पर देवांश और जाह्नवी दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित ने देवांश को जाह्नवी के गले में मंगलसूत्र पहनाने को बोला तो देवांश ने जाह्नवी को मंगलसूत्र पहनाया। उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर धीरे से उसके कान के पास अपने होठों को लाते हुए बोला, वेलकम टू द हेएलबीवी। फिर उसे देखकर घमंड भरी मुस्कान लिए बोला, अब तुम देखोगी कि देवांश मल्होत्रा तुम्हारी जिंदगी को अपने पैरों तले कैसे रौंदता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जाह्नवी ने उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखा तो उससे बोली, अब तो मेरी शादी तुमसे हो गई, बन गई मैं तुम्हारी गुलाम। अब तो प्लीज मुझे मेरे चाचा चाची के पास ले चलो। देवांश टेढ़ी मुस्कान लिए उससे बोला, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, इस टाइम मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते हो अपने बॉडीगार्ड को जाह्नवी पर नजर रखने के लिए बोलकर गया। जाह्नवी ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो जाह्नवी को धक्का देते हुए वहां से निकल गया। जाह्नवी वहीं जमीन पर बैठी हाथों में अपना गठबंधन लिए रोए जा रही थी। तभी वो 2 लड़कियां जिनका नाम सिया और रिया था, जो कि 2 बहनें थीं, वे देवांश के पास ही काम करती थी। दोनों जाह्नवी के पास आए और उसे रूम में चलने के लिए बोला। उन्होंने जाह्नवी से कहा कि प्लीज मैम आप रूम में चलिए, देवांश सर ने हमें आपका ध्यान रखने को बोला है, अब आप रूम में चलिए। जाह्नवी ने उनकी तरफ देखकर हमें गर्दन हिलाई और उनके साथ रूम में चली गई। रात के 11 बजे बज रहे थे। देवांश होटल की पार्किंग से बाहर निकल ही रहा था कि आदि उसके सामने आ गया। वो उसकी गाड़ी की चाबी उसके हाथों से लेते हुए बोला, हाँ क्या चल रहा है, ये सब तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, और अब इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है, और अगर तुमने शादी कर ली तो भाभी कहाँ है। भाभी शब्द सुनकर ही देवांश ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोला, कोई जरूरत नहीं है उसे भाभी बोलने की।
उसका नाम जानवी है तो अच्छा होगा तू उसे जानवी ही बोले। ये बात सुनते ही आदि उसे अजीब नजरों से देखने लगा। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। देवांश उसे बोला, ऐसे मुझे घूरना बंद कर, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, बहुत से हिसाब बराबर करने हैं, इसीलिए साइड हो और मुझे जाने दे। आदि गाड़ी की ड्राइवर वाली साइड का दरवाजा खोलते हुए उसे बोला, तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगा। देवांश ने जब उसे इस तरह गाड़ी में बैठते देखा तो वो समझ गया था कि अब तो आदि उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो भी उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए बोला, गाड़ी में चला लूंगा, अगर साथ चलना है तो जल्दी बैठ। आदि उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी जाकर आगे वाली सीट पर बैठ गया। जल्दी ही दोनों उस खंडहर नुमा घर पर पहुंचे, जहां पर जानवी के चाचा चाची को बांध रखा था। देवांश ने गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड्स ने उन सबकी हाथों पैरों की रस्सी खोल दी। सुबह के 4 बजे बज रहे थे। उनका भूख और नींद से बुरा हाल हो चुका था। जानवी की चाची देवांश को देखते ही बोली, आखिर तुम हो कौन? तुम क्या चाहते हो? इस तरह हमें क्यों बांध रखा है? तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ? उनकी बात सुनकर देवांश मुस्कुराते हुए बोला, अब तो सिवाय मेरी खातिरदारी के आप कुछ नहीं कर सकती सासू माँ। अभी अभी आपकी बेटी जैसी भतीजी के साथ शादी करके आया हूँ, पर सॉरी आपको शादी में इनवाइट नहीं किया, पर क्या करूँ, आपकी भतीजी को इतनी जल्दी थी कि वो आप सबको इनवाइट करना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? आप लोग शादी पर नहीं आ पाए, जो आशीर्वाद देना है आप अभी दे दीजिए। इससे पहले कि जानवी की चाची कुछ बोलती, मिस्टर खन्ना उनके पास आए और गुस्से से बोले, तुमने जानवी की शादी मुझसे कराने का वादा किया था, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए थे तो बोल देती, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। जानवी को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। तुमने 2 लाख मांगे, मैंने तुम्हें दिए, और अगर तुमने अब जानवी की शादी मुझसे नहीं कराई तो बहुत बुरा होगा। 2 लाख की बात सुनकर देवांश हैरान हो गया। उसने जानवी की चाची को घूरते बोलन, कितनी शर्म की बात है, अपनी ही भतीजी का सौदा कर रही थी आप? और फिर मिस्टर खन्ना करना के पास आते हुए उसके मुंह पर एक मुक्का जमाते हुए बोला, जानवी का नाम अपनी जुबान से भी मत लेना, अब वो जानवी अग्रवाल नहीं बल्कि जानवी देवांश मल्होत्रा है, तुम जैसों की औकात भी नहीं है उसका नाम लेने की। उसने अपने गार्ड को इशारा किया तो उसके गार्ड उन तीनों को खींचते हुए बाहर लेकर आए, उन्हें गाड़ी में बिठाया और उनके घर के बाहर छोड़ आए। इधर जानवी अपने कमरे में बैठी रो ही रही थी। पूरी रात बीत गई थी। एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। तभी उसका फोन बजा। अपनी चाची का नंबर देखते ही जैसे वो वापस होश में आई। उसने जल्दी से फोन उठाया तो सामने से उनकी बात सुनकर वो जल्दी से अपना फोन और पर्स लेकर होटल के रूम से बाहर आए और ऑटो लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे थे। उसने अपने घर जाकर बेल बजाई तो उसकी चाची ने आकर गेट खोला। उसे दुल्हन के जोड़े में देखते ही उसकी चाची ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। जानवी को गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरे दुल्हन के जोड़े में देखकर उसकी चाची का पारा हाई हो गया। उन्होंने जानवी को एक जोर की थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि जानवी एकदम पीछे दरवाजे पर जा लगी। जानवी तो अपनी ही हालात पर रोए जा रही थी। उसने अपने चाचा चाची को सही सलामत देख भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो अपनी चाची का हाथ पकड़कर अंदर आते हुए उन्हें बोली, शुक्र है भगवान का आप दोनों ठीक हो, अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। जानवी की चाची उसे धक्का देते हुए बोली, हमारे मुंह पर कालिक पोतकर मन नहीं भरा, जो हमें मरवाने पर तुली है। अच्छा हुआ जो तुझ मनहूस के माँ बाप पहले ही मर गए, वरना तेरी करतूतें देखकर आज वो शर्म से मर जाते। मुझे तो पहले ही पता था तू मनहूस जो अपने माँ बाप को ही खा गई, वो हमको भी मरवा कर ही मानेगी। बाहर रंगलियां मनाती थी और हमारे सामने सती सावित्री होने का ढोंग करती थी। निहायती बदचलन और बेशर्म निकली तू। जानवी के चाचा उसके पास आए और बोले, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी भतीजी कहने में भी। तूने शर्म से हमारा सिर झुका दिया। अब मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तेरा मेरा कोई रिश्ता भी है, मेरी नजरों से दूर हो जा। जानवी उन्हें रोती हुई बोलती है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? तो जानवी की चाची बोली, जा अपने उसी यार के पास जिसको तूने हमें मारने के लिए भेजा था। जानवी उनके आगे गिड़गिड़ाती हुई बोली, मैंने किसी को नहीं भेजा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाकर मर जा, लेकिन तुझे मनहूस और बदचलन के लिए मेरे घर पर अब कोई जगह नहीं, अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा। ये कहते हुए उन्होंने जानवी का हाथ पकड़ा और दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। जानवी जोर से गिरने ही वाली थी, तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया।
जानवी ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर जब उसे आभास हुआ कि वो गिरी नहीं तो उसने अपनी दोनों आंखें खोली और देवांश को अपने सामने पाया। वो उसकी बाहों में झूल रही थी। तभी देवांश ने उसे झटके से खड़ा किया और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बांह लपेटते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। वो उसे लेकर घर के अंदर आया और जानवी के चाचा चाची के सामने खड़ा होकर दांत पीसते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को इस तरह घर से बाहर निकालने की? शायद आप भूल रहे हैं कि अब वो देवांश मल्होत्रा की बीवी है और आपकी इतनी औकात नहीं कि आप उसे इस घर से ऐसे निकाल सके। इतना सुनकर जानवी के चाचा देवांश को घूरते हुए बोले, हम तो कुछ भी नहीं भूले, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम इस समय हमारे घर खड़े हो। उनकी बात सुनकर देवांश मुस्कुराते हुए बोला, ससुर जी मैं कुछ भी नहीं भूला। लेकिन मैं आपको भी याद दिला दूं कि ये घर आपका नहीं है, बल्कि ये घर तो मेरी बीवी का है और पति पत्नी में कुछ भी एक का नहीं होता। ये घर जितना जानवी का है उतना मेरा भी है। केवल ये घर ही नहीं बल्कि आपके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं बल्कि जानवी की है, जो उसके माँ बाप के मरने के बाद हक से उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने किस तरह वो अपने नाम करवाई है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो एक पल में आपको सिर्फ इस घर से निकलवा ही नहीं बल्कि जेल भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं क्योंकि शायद मेरी बीवी को यह अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपका भला इसी में ही है कि जानवी से कैसे पेश आना है ये आप अच्छे से समझ ले। जानवी उसकी बातों से हैरान हो रही थी। वो एकटक बस देवांश को देखे जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि देवांश उसका इस तरह साथ देगा। पर जो कुछ भी देवांश ने जानवी के साथ किया था, उसके बाद उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यही देख रही थी कि देवांश का असली चेहरा कौन सा है, वो जो उसके सामने है या वो जो उसके घर वालों के सामने है। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। देवांश जानवी के चाचा को घूरते हुए बोला, मुझे आप में या आपकी प्रॉपर्टी में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ खड़ा खड़ा आपको भी खरीद सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी के जस्ट बाद ही मेरी बीवी परेशान हो। इसीलिए आपका भला इसी में ही है कि शांति से इस घर में रहो। मेरी बीवी से बदतमीजी करने की कोशिश भी करी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप उसके सो कॉल्ड चाचा चाची है। देवांश ने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर के बाहर आ गया। घर के बाहर 3 गाड़ियां थी, जिसमें से 2 में उसके बॉडीगार्ड और एक में वो जानवी के साथ घर जाने वाला था। उसने जानवी को गाड़ी में बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। तीनों गाड़ियां की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उनके बीच कोई बात नहीं हुई। देवांश जानवी को देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे उसका बदला पूरा हो गया हो। अभी तो वो और भी बहुत कुछ सोचे बैठा था जानवी से बदला लेने के लिए। इन सब से अनजान जानवी थकी हारी सी गाड़ी के बाहर देखे जा रही थी। दूसरी तरफ आदि ने अपने घर फोन करके सब बता दिया था। शादी की बात सुनकर आदि के माँ बाप और उसकी बहन देवांश के घर के लिए निकल गए। देवांश की गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। फिर तीनों गाड़ियां एक एक करके बंगले के अंदर दाखिल हुई। गार्ड ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो देवांश गाड़ी से बाहर आया। बाहर आकर उसने जानवी की साइड का गेट खोला और जानवी को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। वह जानवी के कान में घुस आते हुए बोला, वेलकम इन माई किंगडम बीवी। आज से तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर इतनी बड़ी गलती की है। उसकी बातें सुनकर जानवी उसको देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवांश चाहता क्या है। फिर उसने घर की तरफ देखा। इतने बड़े आलीशान बंगले को देखकर जानवी हैरान थी। बाहर की तरफ एक गार्डन था जिसके बीचों बीच एक फाउंटेन लगा हुआ था। गार्डन में कई तरह के फूल और पौधे थे। बाहर की सजावट से ही घर की शानो शौकत का पता लगाया जा सकता था। देवांश उसका हाथ पकड़कर घर के दरवाजे तक लाया। अंदर आकर उसने देखा कि आदि अपने परिवार के साथ दरवाजे पर ही था, लेकिन उन सबको देखकर देवांश को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, जैसे कि उसे पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है। आदि की मां रंजना जी और उसके पापा राजेंद्र जी और उसकी छोटी बहन अंजलि दरवाजे पर ही खड़े थे। देवांश और जानवी को देखकर रंजना जी ने घर में काम करने वाली सुजाता जी को आरती की थाल और गृह प्रवेश के लिए बाकी का सामान लाने को कहा तो सुजाता जी बाकी नौकरों के साथ गृह प्रवेश के लिए तैयारी करने अंदर चली गई। रंजना जी ने देवांश की तरफ देखकर बेहद शालीनता कहा, भले ही तुम मुझे अपनी मां नहीं मानते, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा जरूर मानती हूँ। तुमने चाहे मुझे अपनी शादी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैं अपना मां होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। देवांश सिर झुकाकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो अंजलि ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, वाह भाई भाभी तो आप बहुत खूबसूरत लाए हो, लेकिन पहले बता देते तो कम से कम मैं अपने शौक तो पूरे कर लेती। मेरे भी कितने अरमान थे अपने भाई की शादी को देखने के। देवांश ने उसे कहा, सॉरी पर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, किसी को कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला।
तुम्हारी भाभी मेरे बिना एक पल रहने को राजी नहीं थी और फिर जानवी को देखकर मुस्कुरा देता है। जानवी उसकी बातों से हैरान रह जाती है। देवांश और जानवी दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इतने में सुजाता जी गृह प्रवेश का सारा सामान ले आई। उन्होंने आरती की थाली रंजना जी को दी। रंजना जी ने दोनों की आरती उतारी। उसके बाद जानवी और देवांश को तिलक लगाया। रंजना जी ने चावलों से भरा कलश दरवाजे पर रखा और जानवी को उसे पैर से गिराने को कहा। जानवी ने वैसे ही किया। उसके बाद सुजाता जी ने 7 थालियां नीचे फर्श पर रख दी और एक एक करके जानवी को उठाने के लिए कहा। जानवी ने उनकी तरफ प्रश्न सूचक नज़र से देखा तो रंजना जी ने उसे देखते हुए बोला, इन थालियों को तुम्हें बिना किसी आवाज के उठाना है। अगर तुम इन थालियों को बिना कोई आवाज के उठा लेती हो तो इसका मतलब यही होगा कि इस घर के लोगों से तुम्हारी हमेशा बनी रहेगी और कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। जानवी ने अपने मन में सोचा, अब तो पूरा बैंड बजने वाला है, क्योंकि मेरी और इस दुष्ट राक्षस की तो कभी नहीं बन सकती। जानवी एक एक करके सारी थालियां उठाने लगी, लेकिन उसकी सोच के विपरीत एक भी थाली उठाते समय आवाज नहीं आई। उसने सारी थालियां बड़ी शांति से उठा ली थी। देवांश ने एक गहरी नज़र जानवी पर डाली, जैसे उसे नकार रहा हो कि इन रस्मों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर आकर जानवी ने रंजना जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रंजना जी ने उसे सदा सुहागन और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। देवांश रंजना जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर बोला, भले ही आप मेरी माँ नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। आप ही से तो जाना है कि माँ कैसी होती है, माँ का प्यार कैसा होता है। आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, मुझसे नाराज होने का, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। उम्मीद है आप मुझे जरूर माफ कर देंगी। रंजना जी मुस्कुराते हुए उससे बोली, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकते। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए रूठ जरूर जाते हैं ताकि उनके बच्चे उनको प्यार से मनाएं। रंजना जी जानवी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बस अब एक और रस्म बाकी है, उसके बाद तुम दोनों कमरे में आराम करना। देवांश उन्हें रोकते हुए बोला, बस अब मुझे और कोई रस्म नहीं करनी। अंजलि देवांश के पास आकर बोली, भाई आपको इस रस्म में बहुत मजा आने वाला है। इस रस्म में आप भाभी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर जाओगे। जानवी और देवांश दोनों हैरानी से रंजना जी को देखने लगे तो रंजना जी ने भी मुस्कुराकर उन्हें इस रस्म को पूरा करने को कहा। देवांश रंजना जी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। उसने जानवी को एक नज़र देखा और फिर गोद में उठा लिया। जानवी देवांश की आंखों में देख रही थी। देवांश जानवी को अपने रूम में ले जाने लगा। अंजलि जल्दी से उनके रूम में आई और दरवाजे पर खड़े होते हुए बोली, ऐसे कैसे भाई, अभी तो मुझे मेरा नेक भी चाहिए। देवांश ने अपने पस में से कार्ड निकाला और अंजलि को देते हुए बोला, जितनी शॉपिंग करनी है कर लो। अंजलि ने खुशी खुशी कार्ड ले लिया और देवांश को गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट भाई इन वर्ल्ड, और फिर वहां से चली गई। देवांश जानवी को उसके कमरे में लेकर आया। जानवी को उसने गोद में उठा रखा था। रूम में आते ही उसने जानवी को एकदम से नीचे पटक दिया। जानवी नीचे फर्श पर गिर गई और उसके मुंह से जोर की आह निकल गई। वह देवांश को घूरने लगी। देवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तुम देखती जाओ आगे क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। इस तरह गिरने पड़ने की आदत अब तुम डाल लो। जानवी को उसी हालत में छोड़कर देवांश अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने चला गया। जानवी उसके जाने के बाद खड़ी हुई। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो पूरी रात सो नहीं सकी और उसके ऊपर से देवांश का उसे इस तरह टॉर्चर करना उसे बेहद परेशान कर रहा था। गिरने की वजह से उसकी कमर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो मुश्किल से खड़ी हुई। उसने एक नज़र पूरे कमरे को देखा। पूरा कमरा बेहद आलीशान और बड़ा था। बीचों बीच एक बड़ा सा बेड था। हल्के देवांश रंग के पर्दे लगे हुए थे। बेड के ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें देवांश बेहद खुश नजर आ रहा था। दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स लगी हुई थी। एक साइड बालकनी थी जिसमें से होते हुए एक छोटा सा गार्डन भी था जिसमें झूला लगा हुआ था। पूरा रूम सलीके से सेट था। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। हर चीज बाहर विदेशों से मंगवाई हुई लग रही थी। पूरा कमरा रईसी का नमूना लग रहा था। देवांश वॉशरूम से बाहर आया। जानवी अभी वैसे की वैसे ही खड़ी थी। देवांश ने एक गहरी नज़र जानवी पर डाली और रूम से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर एक फ़ोन लगाया और फिर थोड़ी देर बात करके फ़ोन काटकर नीचे हॉल में आ गया। हाल में आकर उसने आदि को घूरा और बोला, शादी मेरी हुई है तुम्हारी नहीं, तो तुम किस खुशी में ऑफिस से छुट्टी लिए बैठे हो। तो आदि दांत दिखाते हुए बोला, भले ही मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मेरे भाई की तो हुई है, इसलिए ऑफिस से एक दिन की छुट्टी तो मिल ही सकती है। इस पर देवांश ने उसे घूर कर देखा और फिर दूसरी तरफ बैठ गया। सब बैठकर आपस में बातें करने लगे। रंजना जी ने देवांश से जानवी के बारे में पूछा तो उसने बोला कि वो अभी रूम में ही है, थोड़ी देर उसे आराम करने दो।
थोड़ी देर बाद गेट की बेल बजी। एक सर्वेंट ने जाकर गेट खोला तो बाहर एक शख्स हाथों में बैग लिए खड़ा था। देवांश ने उन्हें अंदर आने का आदेश दिया तो वो देवांश को बैग देते हुए बोला कि जो सामान आपने मंगवाया था इसमें वह सब है। देवांश एक सर्वेंट को वो बैग पकड़ाते हुए बोला, जाकर मेरे रूम में दे दो। सर्वेंट उसे बैग लेकर उसके रूम में जाने लगा तो देवांश ने उन्हें पीछे से रोका और फिर उससे बैग लेकर खुद ही अपने रूम में जाने लगा। सब उसे हैरानी से देख रहे थे लेकिन देवांश तो देवांश था, उसे किसी की फिक्र नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। वह बैग लेकर उसके रूम में आया तो देखा जानवी बेड पर सो रही थी। उसे सोते देखकर देवांश का पारा एकदम हाई हो गया। उसने टेबल पर से पानी का जग उठाया और सारे का सारा जानवी पर उड़ेल दिया। जानवी एकदम डर से घबराकर उठ गई। उसने अपनी आधी खुली आंखों से देवांश को देखा। देवांश के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो और घबरा गई। उसे लग रहा था कि देवांश उसे कच्चा ही जब आ जाएगा। देवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बेड के ऊपर से खींचकर नीचे फर्श पर गिरा दिया और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की? भूलो मत, तुम मेरी पत्नी सिर्फ बाहर वालों के लिए हो, लेकिन इस रूम में तुम्हारी औकात एक नौकर से ऊपर की नहीं है। देवांश उसको बैग देते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज करो और 20 मिनट में नीचे आओ। जानवी ने बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे कपड़े थे जो शायद मामूली कपड़े नहीं थे। एक एक कपड़ा महंगा और ब्रांडेड लग रहा था। जानवी ने एक नज़र उन कपड़ों पर डाली और फिर देवांश को देखते हुए बोली, आपको नहीं लग रहा आपने एक नौकरानी को उसकी औकात से ज़्यादा महंगे कपड़े दे दिए हैं? अगर मेरी औकात सिर्फ एक नौकर जितनी है तो मुझे नहीं लगता ये कपड़े आपको मुझे देने चाहिए। मैं अपने लिए कपड़े खुद मैनेज कर लूंगी। तो देवांश ने उसका हाथ पकड़ा और कमर के पीछे लगाकर दांत पीसते हुए बोला, जुबान लड़ाने से अच्छा है जितना बोला गया है उतना करो। मैं नहीं चाहता किसी और के सामने तमाशा हो, इसलिए जल्दी से चेंज करो और नीचे आओ। जानवी उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी तो देवांश की पकड़ और ज्यादा कस गई। वो अपने चेहरे को जानवी के चेहरे के करीब लाते हुए बोला, कोशिश भी मत करो, जितना तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी उतना मुझे अपना करीब पाओगी। और फिर उसे एकदम से छोड़ देता है। देवांश रूम से बाहर निकलने लगता है। बाहर जाते जाते वो बिना पीछे मुड़े जानवी से बोलता है कि अगर 20 मिनट में नीचे नहीं आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी बात सुनकर जानवी धीरे से मन में बुदबुदाई कि जो भी होगा बुरा ही होगा, क्योंकि अच्छा तो तुम कभी कर भी नहीं सकते। देवांश जाते जाते रुक गया और बोला, मन में बड़बड़ाने से अच्छा है जो भी बोलना है ऊंची आवाज में बोलो ताकि तुम्हें उसका जवाब भी अच्छे से मिल पाए। उसकी आवाज सुनकर जानवी चुप हो गई और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जानवी नीचे आई तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। जानवी जैसे ही हॉल में आती है तो सामने देखती है कि हॉल में टेबल पर एक बड़ा सा दूध से भरा थाल सजा रखा था। तभी रंजना जी उसके पास आए और उसके चेहरे को छूकर बोली, कितनी थकी हुई लग रही हो, लेकिन बस यह आखिरी रस्म, उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेना। जानवी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। रंजना जी ने जानवी का हाथ पकड़कर उसे देवांश के सामने बिठा दिया। देवांश का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो रंजना जी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। रंजना जी देवांश के लिए माँ से भी बढ़कर थी। देवांश को कभी भी उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से आदि उसकी लाइफ में आया था रंजना जी और राजेंद्र जी ने उसके माँ बाप की कमी को भी पूरा कर दिया था। आदि भी उसके लिए भाई से बढ़कर था। अंजलि को भी वो अपनी बहन ही मानता था। उन सब ने मिलकर उसे एक परिवार का प्यार दिया था, ऐसे में वो कैसे उनकी इच्छा को अधूरी रख सकता था। रंजना जी उन दोनों को रस्म के बारे में बता रही थी। उन्होंने एक रिंग लेकर जो उन्होंने स्पेशली देवांश की होने वाली बीवी के लिए ही बनवाई थी, उसे उन दोनों को दिखाते हुए उस दूध से भरे थाल में डाल दिया और फिर उन दोनों को ढूंढने के लिए बोला और कहा, जो भी इसे पहले ढूंढेगा वो इस रस्म को जीत जाएगा। ये सुनकर जानवी और देवांश ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। पहली बार इन दोनों के हाथ इस तरह एक दूसरे को टच हो रहे थे। जब भी उनके हाथ आपस में टच होते तो दोनों अपने हाथ पीछे खींच लेते थे और फिर एक दूसरे को घूर कर देखते। जानवी ने अपना हाथ उस थाल में से बाहर निकाला और सबको रिंग दिखाई। ऐसे करके तीनों बार यह गेम जानवी ही जीती। अंजलि ये देखकर बोली, भैया आप तो जोरू के गुलाम बनोगे, अब तो घर में मेरी प्यारी भाभी की मर्जी ही चलेगी। इतना सुनकर जानवी मन में सोचती है, मेरी मर्जी, और वो भी इस राक्षस के सामने। इस दुष्ट का बस चले तो मुझे सांस भी ना लेने दे। फिर वो देवांश को देखती है। देवांश को देखकर एक विजयी मुस्कान उसे होठों पर आ जाती है। देवांश उसे देखकर चिढ़कर बोला, मुझे इन बच्चों वाली रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। जानवी उसे जाते हुए देखती है। तब रंजना जी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरकर बोलती है, ऐसा ही है देवांश,
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो, अभी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा तो वापस यहीं आएगा। फिर वो सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। सुजाता जी ने घर के नौकरों से नाश्ता तैयार करवा लिया था। इतने में आदि भी देवांश को वही वापस ले आया था। देवांश आकर एक तरफ बैठ गया। रंजना जी ने जानवी को भी उसी के पास वाली चेयर पर बिठा दिया। उन्होंने दोनों को एक ही प्लेट में सर्व किया तो देवांश सिर्फ जूस पीकर वहां से उठ गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। जानवी ने अच्छे से नाश्ता किया क्योंकि कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था और पूरी रात सो भी नहीं पाई थी, इसलिए उसको बहुत भूख लगी थी। उसने अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद रंजना जी ने उसे भी कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में आते ही देवांश उसके पास आया और दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे से सटा दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर पीठ पर लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही प्लेट से खाना खाने की। जानवी उसकी तरफ देखकर बोली, आप भी मना कर सकते थे, आपने तो मना नहीं किया, फिर मैं क्यों मना करती। आप मेरे पति हैं, आपके साथ खाना खाना हक बनता है मेरा। देवांश ने उसे घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोला, मैंने मना नहीं किया तो क्या, तुम तो मना कर सकती थी, कुछ भी बहाना लगा सकती थी। ऐसा सोचना भी मत कि तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, ये बात अच्छे से समझ लो। जानवी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ खाने का, अगर आप दुनिया के आखिरी मर्द भी होते तो भी मैं आपसे शादी नहीं करती। ये जबरदस्ती की शादी आपने ही की है तो अब भुगतना तो आपको भी पड़ेगा। देवांश उसका जबड़ा भींचते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आगे जुबान चला रही हो, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इस जुबान को खींचने में। जानवी भी उसकी आंखों में घूरती हुई बोली, हाँ मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आपके जैसा गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, पहले खुद ही जबरदस्ती शादी करके इस घर में ले आए और अब ऐसे टॉर्चर कर रहे हो। क्या चाहते हो आप, मुझ पर हुकूमत चलाना चाहते हो तो फिर हाजिर हूँ आपके सामने, करो अपने मन की। मेरे साथ खाना खाने में ही इतनी प्रॉब्लम है तो फिर बीवी का दर्जा क्यों दिया। देवांश आंखों में गुस्सा लिए उसे घूरते हुए बोला, बीवी का दर्जा नहीं दिया, ना तो इस कमरे के अंदर तुम मेरी बीवी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। तुम्हारी औकात सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की है। पहले भी बोल चुका हूँ, अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपनी हद मत भूलना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक नौकर और मालिक का है। मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन आपको भी याद दिला दूं कि आपके दर्जा देने या ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच्चा यही है कि मैं आपकी बीवी हूँ और ये हक आप मुझसे नहीं छीन सकते। ओ तो तुम्हें बीवी होने का हक चाहिए। वो उसे हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है और अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द कस देता है, फिर उसके होठों के पास अपने होंठ लाकर बोलता है, हक चाहिए तुम्हें बीवी का। जानवी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। वो कसमसाती हुई अपने आप को देवांश से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर देवांश के आगे उसकी एक न चली। वो उसकी पकड़ से बिल्कुल नहीं छूट पा रही थी। देवांश ने उसे बेड के ऊपर धक्का दिया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, बताओ क्या हक चाहिए तुम्हें। उसकी गर्म सांसें जानवी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। जानवी गुस्से से मुंह फेर लेती है। देवांश वापस खड़ा होते हुए बोलता है, आगे से ये हक की बात तो तुम मत ही करना, क्योंकि अगर मैं अपने पति होने का हक लेने पर आया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर जानवी बेड से खड़ी हुई और अपनी साड़ी का पल्ला गिराते हुए बोली, लो अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर देवांश का पारा एकदम हाई हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो जानवी को कुछ बोलता, उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा और फोन पर बात करते ही उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसने फोन पर ही कहा, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, इतना कहकर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर में तैयार होकर गुस्से में रूम से निकल गया। इधर जानवी वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। वो अपनी चीखें अपने अंदर ही जब्त किए जा रही थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो रोते रोते वहीं सो गई। इधर देवांश अपने ऑफिस पहुंचा तो ड्राइवर ने आकर उसकी साइड का गेट खोला। ब्लू कलर के 3 पीस बिजनेस सूट में वह एकदम जहर लग रहा था। हल्की हल्की बियर्ड, आंखों में गूगल, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला, पैरों में ब्लैक शूज पहने वो एकदम हीरो जैसा लग रहा था। गाड़ी से बाहर आते ही बहुत सारे रिपोर्टर उसको घेर कर खड़े हो गए। रिपोर्टर उससे एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, हमने सुना है आपकी शादी हो गई और आपने किसी को बताया भी नहीं। कोई नहीं जानता कि आपकी शादी किससे हुई है। आप हमेशा यही कहते थे कि आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रातों रात अचानक शादी क्यों? क्या इसमें कोई स्कैंडल छिपा है? क्या ये भी कोई पब्लिक स्टंट है? क्या इसमें कोई राज है? क्या ये राज उस लड़की से जुड़ा है जिससे आपकी शादी हुई है?
ऐसी कौन सी बात है जो आपको रातों रात शादी करनी पड़ी? हमने सुना है कि उस लड़की ने मजबूरी में आपसे शादी की है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और रही बात शादी की, तो उसकी पार्टी आपको जल्द ही दी जाएगी। इतना कहकर वो अपने ऑफिस के अंदर चला गया। अपने केबिन में पहुंचकर उसने सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। आदि उसके केबिन में आया और बोला, शांत हो जा भाई, मीडिया को तो वैसे भी पता चलना ही था। देवांश अभी भी गुस्से से एकदम लाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, रिपोर्टर की बातों से या फिर जानवी की बातों से। जानवी रोते रोते वहीं सो गई थी। उसका फोन बजने की वजह से उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसके फोन पर नैना का फोन आ रहा था। उसने मन में सोचा कि मैं नैना को क्या बताऊंगी, लेकिन वो नैना से बात भी करना चाहती थी। एक नैना ही तो थी जिससे वो अपनी हर बात शेयर किया करती थी। उसने जल्दी से फोन उठाया। फोन उठाते ही नैना उस पर बरस पड़ी, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। ऐसी क्या बात हो गई जो इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या इतनी ही दोस्ती थी हमारी? उसकी बातें सुनकर नैना रोए जा रही थी। उसका रोना सुनकर नैना शांति हुई तो उसने आराम से पूछा, चुप होकर पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? जानवी ने किडनैपिंग से लेकर शादी तक की सारी बात नैना को बता दी। नैना को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जानवी से बोली, जिन लोगों को तेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, तूने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। जानवी रोते हुए उससे कहती है कि गलती तो मेरी ही है, अगर मैं देवांश से पंगा ही ना लेती तो वो ऐसा कुछ नहीं करता। मेरी वजह से अगर चाचा चाची को कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, वो मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं। अगर उनकी जिंदगी की कीमत मेरी जिंदगी भर की गुलामी है तो यही सही। मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। मैं वहाँ भी घुट घुट कर जीती थी, अब यहाँ भी जी लूंगी। नैना ने जानवी से कहा, मुझे तो सोच सोच कर ही टेंशन हो रही है, तो उस दुष्ट राक्षस के साथ कैसे रहेगी? मैं जल्द ही तुझसे मिलने आऊंगी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे ही फोन करना। थोड़ी देर और बात करके जानवी ने फोन काट दिया। अब उसका मन काफी हल्का हो गया था। वो फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। देवांश ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार जानवी की बातों पर जा रहा था। आखिर में उसने अपना लैपटॉप एक तरफ रखा और गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस से निकल गया। रात हो गई थी। जानवी अपने कमरे में ही थी जब अंजलि उसके पास आई। दोनों बैठकर बात करने लगे। जानवी अंजलि से देवांश के बारे में पूछना चाहती थी, पर कुछ भी पूछ नहीं पा रही थी। उसे इतना तो पता था कि रंजना जी और राजेंद्र जी देवांश के माँ बाप नहीं है। वो यही सोच रही थी कि अगर ये आदि की फैमिली है तो देवांश की फैमिली कहाँ है, लेकिन उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद अंजलि वहां से चली गई। अंजलि को रंजना जी ने ही जानवी के पास भेजा था ताकि वह बोर ना हो और थोड़ी घुल मिल सके। थोड़ी देर बाद जानवी भी डिनर के लिए नीचे आई तो रंजना जी ने पहले से ही डिनर तैयार करवा रखा था। सुजाता जी नौकरों की सहायता से डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा रही थी। रंजना जी ने जानवी को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खाना खाने के लिए बोला। जानवी उनकी तरफ ही देख रही थी तो रंजना जी ने उससे कहा, देवांश का आने का कोई टाइम नहीं है, वो खुद आ जाएगा, तुम डिनर करके आराम करो। शायद उन्हें देवांश और जानवी के रिश्ते के बीच के तनाव का आभास हो गया था। जानवी ने डिनर किया और अपने रूम में चली गई। वो बहुत थक चुकी थी। उसने वॉशरूम में जाकर चेंज किया। उसने एक बहुत प्यारा पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें वह एक क्यूट बाबी डॉल लग रही थी। अपने बाल खुले छोड़े हुए थे। जैसे ही वह बेड पर लेटने को हुई उसे देवांश की सुबह वाली बात याद आ गई, जब रंजना जी ने उन्हें एक ही प्लेट में खाना सर्व किया था। उसने मन में सोचा, जो इंसान मेरे साथ खाना नहीं खा सकता, अगर मैं उसके बेड पर सो गई तो वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। उसने बेड पर सोने का विचार छोड़ दिया और जाकर सोफे पर लेट गई। पिछली रात ना सो पाने की और थकावट की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। इधर क्लब में देवांश हाथों में ड्रिंक लिए बैठा था। कई लड़कियां उसे घूरे जा रही थी और उसके पास भी जाना चाहती थी। एक लड़की हाथों में ड्रिंक लिए उसके पास आई और बोली, इस शराब में इतना नशा कहाँ जो तुम्हें मदहोश कर सके? अगर तुम चाहो तो आज की रात हसीन हो सकती है। इतना कहकर वो लड़की देवांश के गले में अपनी बाहें डाल देती है और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले आती है। जैसे ही वो देवांश के होठों को छूने लगती है, देवांश उसे जोर से धक्का दे देता है और उसे घूरते हुए बोलता है, तुम में तो क्या दुनिया की किसी लड़की में वो नशा नहीं जो मुझे मदहोश कर सके। वो लड़की वहीं नीचे जमीन पर गिर जाती है। देवांश अपने हाथ में लिए ड्रिंक के ग्लास को वहीं पटक देता है और क्लब से बाहर आ जाता है।
उसके दिमाग में बार बार जानवी की बातें घूम रही थी। वो काफी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बीवी हूँ आपकी, आप चाहे ना चाहे पर हक है मेरा। देवांश टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बीवी बनना है तुम्हें, आओ आज तुम्हें तुम्हारे सारे हक दूं। ये कहकर वो गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है। करीबन रात 12 बजे जब वो घर आया तो एक सर्वेंट ने उसे डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया और ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। वो अपने रूम में पहुंचा तो जानवी को सोफे पर सोते देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने पानी से भरा जग उठाया और जानवी पर उड़ेल दिया। जानवी घबराकर उठ गई और देवांश को देखकर बोली, मैं खुद से नहा सकती हूँ, आपको बार बार मुझे इस तरह नहलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर पर इतना ही ज्यादा पानी है तो खुद पूरा दिन वॉशरूम में बैठे रहो, अपना इतना कीमती पानी मुझ पर बर्बाद मत करो। देवांश उसे देखकर बोला, कैसी बीवी हो तुम, तुम्हारा पति घर से बाहर है और तुम चैन से सोए जा रही हूँ। तुम्हारा पति घर लौटकर आया है, थोड़ी उसकी सेवा करो, थोड़ी थकावट दूर करो, जाओ और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। जानवी उसे देखकर बोली, बीवी दुनिया की नजरों में हूँ, इस रूम में नहीं हूँ तो इस रूम में मुझे बीवियों वाले फर्ज निभाने की जरूरत नहीं है। बीवी नहीं हो तो क्या हुआ, गुलाम तो हो। तो एक मालिक अपने गुलाम को ऑर्डर दे रहा है कि वो उसके लिए खाना लेकर आए। अब जाओ और जल्दी मेरे लिए खाना लेकर आओ। जानवी को पता था कि देवांश ड्रिंक करके आया है, वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए उसके आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोली, जी साहिब जी। ये सुनकर देवांश ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसकी ईगो को चोट पहुंचा दी हो। वो जानवी को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन बोला, तुम मुझसे नहीं जीत सकती, तुम्हें मैं पूरी तरह तोड़कर रहूंगा, तभी मेरी जीत होगी और तुम्हारी हार। थोड़ी देर बाद जानवी रूम में खाना लेकर आई तो देवांश वैसे ही सोफे पर बैठा था। उसने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, उसने अपने जूते भी नहीं उतारे थे। जानवी ने टेबल पर खाना रखा और उसे खाने का बोलकर खुद सोफे पर आकर बैठ गई। देवांश ने जब उसे बैठते हुए देखा तो ऊंची आवाज में बोला, इधर आओ। जानवी उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर डर गई। इससे पहले कि देवांश कुछ और बोलता वो डरते हुए ही उसके पास आ गई। देवांश ने उसे नीचे बैठने को कहा तो जानवी असमंजस में उसे देखने लगी। देवांश ने अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा नीचे बैठो। जानवी को देवांश का ये रूप देखकर अपनी शादी का टाइम याद आ गया। उस टाइम भी देवांश के चेहरे पर यही गुस्सा था, वो अब उसके डर से कांप रही थी। वो एकदम से नीचे बैठ जाती है तो देवांश उसके चेहरे के पास अपना पैर लाते हुए बोला, मेरे जूते उतारो। जानवी नम आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन देवांश की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। उसने कहा, अब चाहे खुद को बीवी समझो या गुलाम, तुम्हारा फर्ज मेरी सेवा करना है तो बस वही करो। जानवी उससे कुछ बहस नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप देवांश के जूते उतारे, लेकिन उसकी आंखों में एकदम से शरारत आ गई। उसकी आंखें एकदम चमक उठी। वो एकदम खड़ी हुई और सोफे पर बैठे देवांश के ऊपर झुक गई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे जूते उतार कर एक गुलाम का फर्ज पूरा कर दिया, अब एक बीवी का फर्ज भी निभा लूं। ये कहते हुए उसने देवांश की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। देवांश हैरान सा उसकी आंखों में देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी ऐसा भी कर सकती है। वो एकदम झटके से खड़ा हुआ तो जानवी से उसकी टक्कर हो गई। जानवी गिरने ही वाली थी कि देवांश ने उसको कमर से पकड़ लिया। जानवी नीचे की तरफ झूल गई। अब वो जानवी के ऊपर झुका हुआ था। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ये पहली बार था जब दोनों इस तरह करीब थे। तभी जानवी की जोर से आवाज निकली, आह।